गाइस, आज की जो डरावनी कहानी है वो उड़ीसा के एक गांव की है और इस कहानी को सुनने के बाद एक चीज तो क्लियर हो जाएगी। कई बार जो चीजें आपको गलत लगती हैं वो गलत होती नहीं है। ये कहानी है लगभग आज से 50 साल पहले 1975 की। उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट में जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था। एक गांव जिसका नाम था कलिकापुर। अब गाइस, ये उन गाँव में से एक था जहाँ पर लोग बहुत कम रहते थे, सिर्फ यहाँ से और जो भी लोग रहते थे वो सब आदिवासी थे। उनका दिनचर्या पूरे तरीके से नेचर के साथ बीतता था और उसी गाँव में रहती थी एक बहुत ही प्यारी सी औरत जिसका नाम था चंपा, जो 30 साल की थी। अब वैसे जो चंपा थी ये बहुत खूबसूरत थी, लेकिन ये विधवा हो चुकी थी। 1 साल पहले उसके पति को सांप ने काट लिया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। और जब से उसके हस्बैंड की मृत्यु हुई थी वो अकेले रहती थी। जंगल में जाके जड़ी बूटियों को कलेक्ट करती थी और जितने भी बीमार लोग होते थे गाँव के, उनका वो इलाज करती थी। और जिसका चंपा इलाज करती थी वो लोग ठीक भी हो जाते थे। लोग बोलते थे कि वो एक बहुत अच्छी वैद्य है। सब कुछ अच्छा चल रहा था चंपा के साथ, लेकिन कहानी हमेशा ऐसी नहीं चलने वाली थी। ये तो हम जानते हैं इंसान कितना खूंखार होता है, और किसी औरत के हस्बैंड के मरने के बाद कुछ वाहियात इंसान या फिर वाहियात मर्द होते हैं कुछ सोसाइटीज में, जिनकी नजर उस औरत पर पड़ जाती है जिसका मर्द नहीं होता है। यही होना शुरू हो गया चंपा के साथ। इसके बाद कहानी ने जो ट्विस्ट एंड टर्न्स लिए हैं ना, कसम से आपको मजा भी आएगा लेकिन थोड़ा सा डर भी लगने वाला है। लेकिन उससे पहले, हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश। अब एक दिन क्या होता है ना, उन आदिवासियों में भी सरपंच हुआ करते थे जो गाँव के भलाई के लिए डिसीजंस लेते थे। तो उनका एक बेटा था जिसका नाम था भानु। वो जाता है चंपा के घर में और चंपा से बोलता है कि तू अकेली रहती है ना, तुझे किसी मर्द की जरूरत तो नहीं। अब जिस तरीके से वो चंपा के घर में घुसा था, चंपा ने उसे धक्के मार के निकाला और बोला कि मेरे को किसी की जरूरत नहीं है और दोबारा यहाँ पर आना मत। अब भानु गुस्से में वहां से चला तो गया, लेकिन मन ही मन में बस एक ही चीज सोच रहा था, मैं इसको सबक सिखा के रहूंगा। अब गाइस, भानु ने चंपा को मारा, पीटा या उसके साथ कुछ गंदा नहीं किया, लेकिन भानु ने गांव में बहुत तेजी से फैलने वाली चीज का फायदा उठाया, यानी अफवाह। उसने अफवाह फैला दी कि ये जो चंपा है ये काला जादू करती है। एंड गाइस, पुराने जमाने में एक काला जादू करने वाली औरत के साथ क्या क्या होता था उसकी तो बहुत सारी कहानी हमने ऑलरेडी सुनी है और पढ़ी है। इसके अलावा लोग और रिलेट करने लगे कि शायद इसका हस्बैंड भी इसीलिए मरा क्योंकि ये काला जादू करती थी और इसने अपने हस्बैंड को कुर्बान कर दिया काला जादू के लिए। पहले के लोग सीधे और अनपढ़ हुआ करते थे, ज्यादा इन्फॉर्मेशन हुआ नहीं करती थी, तो हर बात पर वो विश्वास कर लेते थे। और कहते हैं ना, अगर एक चीज फैल जाती है उसके बाद और लोग आने लगते हैं अपना सपोर्ट दिखाने के लिए गलत चीजों में। एक औरत अगर बोलती है कि हाँ मैंने देखा है चंपा को, रात में ना जंगल में जाती है और वहां पर जाकर कुछ तो करती है, धुआं धुआं सा निकलता है वहां पे जाके। अब ये बात जो भानु ने फैलाई थी, ये बात कुछ दिनों के बाद सरपंच यानी भानु के पिताजी तक पहुंच जाती है। और जब उनके पास ये बात पहुंचती है तो उन्हें कोई ना कोई डिसीजन तो लेना ही था। तो वो डिसाइड करते हैं कि चंपा को इस गाँव से बाहर निकालना पड़ेगा। उसका रीजन क्या था? उसे डाइन घोषित कर दिया गया। शाम का वक्त था, चंपा अपने घर में जड़ी बूटियों से चाय बना रही थी। वो गुनगुनाते हुए गाना गा रही थी, लेकिन तभी उसके दरवाजे पे दस्तक होती है। चंपा मुस्कुराते हुए खोलती है, लेकिन भानु सामने खड़ा था और वो बोलता है कि तेरी मुस्कुराहट आज निकल जाएगी, इसे पकड़ के नीचे ले चलो। चंपा के घर के चूल्हे पर जो चाय की बर्तन चढ़ाई गई थी वो वैसे ही रह गई। वो उबलती रह गई और चंपा को घसीट कर उसके रूम से बाहर लाया गया। उसके बाल को पकड़कर लगभग 100 मीटर तक घसीटा गया। उसके कपड़े भी काफी फट चुके थे। वो रो रही थी, चिल्ला रही थी, लेकिन पूरे गांव वाले उसे बस थू थू कर रहे थे और उसे लाकर खड़ा कर दिया गांव के बीचों बीच, जिसे चारों तरफ से गांव वालों ने घेर लिया था। वो चिल्ला रही थी कि मैंने क्या किया है, मुझे ऐसे क्यों मार रहे हो? तो गांव वाले बस एक ही चीज बोल रहे थे, तू डाइन है, तेरी वजह से हमारा गांव बर्बाद हो जाएगा, इसलिए तुझे जलाना जरूरी है। एंड गाइस, चंपा की जिंदगी में ऑलरेडी बहुत दर्द था। उसके हस्बैंड के मरने के बाद वो किसी तरीके से लोगों का भला ही करती थी, जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके, उनको दवाइयां देके, लेकिन किसे पता था कि एक दिन उसी के साथ ऐसा होगा। उसे पकड़कर लकड़ियों में बांधा जाता है और लकड़ी के नीचे आग लगा दी जाती है। चंपा के ऊपर और तेल डाला जाता है ताकि वो जल्दी से जल जाए। और ये सारी चीजें देखते हुए भानु मुस्कुरा रहा था। चंपा काफी रोई, गिड़गिड़ाई, लेकिन कुछ देर के बाद चंपा एकदम शांत हो गई। जबकि वो जिंदा जल भी रही थी, लेकिन मानो उसके एक्सप्रेशंस खत्म हो गए। वो बस भानु को देखे जा रही थी। अब गाइस, ऐसा माना जाता है ना कि जब आप किसी के साथ कुछ अच्छा करते हो और उसके मुंह से जो निकलता है उसे आशीर्वाद कहते हैं, लेकिन जब आप किसी के साथ बहुत बुरा करते हो, बहुत दर्दनाक करते हो और उसके बाद उसके मुंह से जो निकलता है उसे श्राप कहते हैं। चंपा की कोई भी गलती नहीं थी, वो गांव का भला कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी गांव वालों में से कोई नहीं था जिसने चंपा का साथ दिया। सबने उसे जलते हुए देखा और मरते हुए चंपा ने बस एक ही चीज बोला, ये गांव पूरे तरीके से नष्ट हो जाएगा। उस दिन अमावस्या की रात थी और अगली अमावस्या की रात को भानु मरा हुआ मिलता है। भानु यानी जिसने ये अफवाह फैलाई थी। उसके बाद एक एक करके काफी लोग मरने लगे और मरने भी बड़े अजीब तरीके से लगे थे। हर इंसान का जो हाथ वाला पार्ट था, दोनों ही हाथ अपने धड़ से अलग कर दिए गए थे। और इसका रीजन कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि जिस दिन चंपा जल रही थी तो उस दिन डायन डायन बोल के सब लोग तालियां बजा रहे थे, जिसकी वजह से चंपा ने ये डिसाइड किया कि वो सबका हाथ ही उखाड़ के उसे मारेगी, ताकि ये एक एग्जाम्पल सेट हो कि किसी भी बेकसूर के मरने पर तालियां नहीं बजाते। एंड गाइस, जब भी अमावस्या होती थी ना, तभी इस गाँव में कोई ना कोई गायब होता था या मारा जाता था। ऐसा माना जाता है कि चंपा मरने के बाद एक भेड़िया बन गई थी। और ये तो हम भी जानते हैं कि भेड़िया का असली रूप कब आता है, अमावस्या की रात को। तो वो बहुत ही खूंखार भेड़िया बनती थी
आती थी और हाथ फाड़ के चली जाती थी। और उस दिन के बाद से इस गांव का नाम कलिकापुर से बदलकर डाइन वाला गांव रख दिया गया। लोग यहाँ पर आने से भी डरने लगे। लेकिन लगभग 49 इयर्स के बाद यानी लगभग 2024 में यहाँ पर होती है एक गवर्नमेंट डॉक्टर की पोस्टिंग। एक डॉक्टर जिसका नाम था डॉक्टर अनिल, जो 32 साल का था। अब यहाँ की कहानियां ना तब तक काफी प्रसिद्ध हो चुकी थी, तो उसके रिलेटिव्स बोल भी रहे थे कि आप इस गाँव में मत जाओ, मैंने सुना है इस गाँव में काफी गलत चीजें होती हैं। एक भेड़िया है जो आता है और खा जाता है सबको। डॉक्टर बोलता है कुछ भी तुम लोग बात करते हो, ये सब वैम्पायर वाली मूवीज नहीं है, ये रियल लाइफ है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। जब वो गांव पहुंचता है तो वो बहुत शांत होता है और गांव में बहुत कम लोग बचे हुए थे क्योंकि बाकी लोग सब भाग चुके थे। वही लोग बचे हुए थे जो बहुत बेबस थे और वो हर रोज चंपा की पूजा करते थे। जब डॉक्टर उस गाँव में एंट्री लेता है तो वो गाँव वालों से बोलता है कि मैं यहाँ का नया डॉक्टर हूँ और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स होंगी आप मुझे आके बता सकते हो, मैं दवाई दूंगा। लेकिन डॉक्टर जैसे ही ऐसा बोलता है, वहां पर बैठा एक बहुत ही बूढ़ा सा इंसान बोलता है, भैया आप अमावस्या के पहले यहाँ से चले जाइए। डॉक्टर बोलता है मैं क्यों जाऊंगा, अमावस्या में तो अभी 3-4 दिन ही बचे हैं, मैं यहाँ पे 6 महीने के लिए आया हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। वो बूढ़ा बोलता है अगर आप नहीं जाओगे तो एटलीस्ट चंपा की फोटो अपने घर में रखो और उसकी पूजा करना, वरना अगर चंपा को पता चला कि आप पूजा नहीं करते हो तो उसे ऐसा लगेगा कि आप उन गाँव वालों में से एक हो जो आज भी उसे डाइन मानता है। डॉक्टर बोलता है तुम लोग यार कहानी बड़ी अच्छी बनाते हो, कुछ भी बोलते रहते हो। ये सारी चीजें इग्नोर करके डॉक्टर वहां चला जाता है जहाँ पर उसको रहने के लिए स्थान मिला होता है। लेटे हुए वो अपने घर में कॉल कर रहा है और अपनी बीवी से बताते हुए कह रहा है कि यहाँ के लोग कहानी बड़ी अच्छी बनाते हैं। बीवी बोलती है वो कहानियां नहीं है, प्लीज हमारी बात को समझो। फिर डॉक्टर बोलता है कि यार क्या समझूं, कितना सारा पैसा दे रहे हैं यहाँ पे आने के लिए, कोई डॉक्टर आता ही नहीं, पता नहीं क्यों। मुझे आने के लिए पैसा दिया है क्योंकि मेरे अंदर काबिलियत है। उसकी बीवी बोलती है तुम्हें आने के लिए पैसा दिया है क्योंकि तुम माने हो, काबिलियत बहुत डॉक्टर्स में होगी लेकिन तुम्हें शायद अपनी जान की परवाह नहीं है। अनिल को बहुत गुस्सा आ जाता है ये सब फालतू चीजों में और वो फोन काट के रख देता है। वो सोच रहा है और उसकी नींद लग जाती है। गांव वालों के लाख कहने के बाद भी उसने चंपा की फोटो अपने रूम में नहीं रखी थी और लगभग रात के 2 बजे जब अनिल गहरी नींद में था तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसके दरवाजे पर कोई खरोच रहा है। अनिल की आंख टूट जाती है, वो दरवाजे की तरफ देखता है लेकिन वो आवाज आना बंद हो जाती है। उसके बाद जहाँ पर अनिल लेटा हुआ था वहाँ के राइट साइड में एक विंडो थी, एक विंडो जो बंद तो थी लेकिन वहां से एक बहुत बड़ी बहुत विशाल परछाई दिख रही थी। एक परछाई जो किसी इंसान की नहीं थी बल्कि एक बहुत बड़े भेड़िए की थी। और अनिल उठकर जब खिड़की को खोलता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक बहुत ही विशाल सा भेड़िया खड़ा है जिसकी लाल आंखें हैं, तेज धार वाले नाखून हैं और वो गुर्राते हुए अनिल को देख रहा है। उस भेड़िए की नाक इतनी लंबी थी कि वो खिड़की के अंदर अपनी नाक को डाल के अनिल को सूंघ रहा था। और इस सिचुएशन के बाद अनिल की हालत टाइट हो गई थी। लेकिन तभी अनिल को एक बात याद आती है, एक बात जिसमें गांव वाले ने कहा था कि कभी आपका अगर उस भेड़िया से सामना हो तो आप बस एक ही चीज कह देना कि मैं चंपा को डायन नहीं मानता हूँ, चंपा निर्दोष थी। और वो भेड़िया मुंह फाड़कर अनिल का सर खाने ही वाला होता है। तभी अनिल कह देता है कि मैं चंपा को डायन नहीं मानता, चंपा एक बेकसूर थी। ये कहते ही चंपा का मुंह यानी उस भेड़िए का मुंह बहुत ही नॉर्मल हो जाता है। वो खिड़की के बाहर चंपा वाले फॉर्म में आ जाती है और उसके बाद अनिल को बोलती है कि आप समझदार इंसान हो, आप यहाँ से चले जाओ क्योंकि मैं यहाँ के गाँव में रहने वाले एक इंसान को भी नहीं छोड़ूंगी क्योंकि इन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा किया है। वो अपनी पूरी कहानी अनिल को बताती है और अनिल बोलता है कि ठीक है मैं चला जाता हूँ, ये गांव वाले इसी लायक है। ऐसा माना जाता है कि उस दिन के बाद अनिल वापस चला गया और धीरे धीरे करके उस भेड़िया ने उस गांव के हर एक इंसान को खा लिया। लेकिन गाइस ये पहली ऐसी कहानी है जिसमें लोगों के साथ बुरा हुआ बट मुझे बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि मुझे आज भी वो लाइन्स याद है जहां पर मैंने बताया था इस कहानी में कि किस तरीके से चंपा पूरे तरीके से बेगुनाह थी लेकिन फिर भी उसे जिंदा जला दिया गया। वो तड़पती रही, वो चीखती रही, उसका खून टपकता रहा, उसके स्किन जल जल के सड़ती रही लेकिन किसी ने भी उसकी हेल्प नहीं की। इसीलिए मैं कह रहा हूँ चंपा ने जो भी किया उनके साथ वो सही किया। लेकिन क्वेश्चन वाली बात यह है कि क्या ये भेड़िए होते हैं, क्या ऐसे इंसान होते हैं, क्या ऐसे भूत भी होते हैं जो भेड़िए का फॉर्म ले लें और अमावस्या की रात को वो भेड़िया बन के इंसानों को खा लें? ऐसी कहानी तो मैंने बहुत पढ़ी है जिसमें एक इंसान भेड़िया बन जाता है। लेकिन आपको क्या लगता है, क्या सच में ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी आई होप हमेशा की तरह आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी होगी और काफी कुछ सीखने को भी मिला होगा। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आने वाले हैं, इसलिए मेक श्योर करना कि आप किसी भी एपिसोड को मिस ना करो। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने होती है जहाँ पर हमको सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस होता है। लेकिन क्या हो अगर आपके घर में एक ऐसा कमरा हो, एक ऐसा कमरा जिसे आपने तो बंद किया हो लेकिन उसके अंदर कोई रह रहा हो। आज की कहानी एक ऐसे ही कमरे की है, एक ऐसा कमरा जो 15 साल से बंद था। मतलब 15 साल से किसी ने उसको खोलने की हिम्मत नहीं की, लेकिन जब उस कमरे को खोला गया तो कुछ ऐसा दिखा जिसे देखने के बाद देखने वाले की रूह कांप गई। यानी इस कहानी को जानने के बाद शायद आपके साथ भी ऐसा ही होने वाला है। इसलिए मेक श्योर करना कि अगर बहुत ज्यादा रात हो गई है तो आप इस कहानी को इग्नोर ही कर दो अगर आप हॉरर फैन नहीं हो तो। लेकिन अगर आप हॉरर फैन हो तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन उससे पहले हेलो गाइस, मेरा नाम गाइस 2009 में एक मुंबई की पुरानी बिल्डिंग थी
एक बिल्डिंग जिसका नाम था आनंद महल और इसमें लगभग 8 फ्लोर्स थे और उसी बिल्डिंग में एक फ्लैट था जिसका नंबर था फ्लैट नंबर 404। अब ये जो 404 रूम नंबर है इसमें एक फैमिली रहा करती थी, एक फैमिली जिसमें विक्रम अंकल थे, उनकी वाइफ मीरा थी और उनकी एक 8 साल की छोटी सी बच्ची थी। अब वो जो फ्लैट था वो 3 BHK का था, लेकिन उसमें एक कमरा था जो हमेशा बंद रहता था। अभी जो विक्रम अंकल जब इस 404 रूम नंबर में शिफ्ट हो रहे थे तो उन्होंने ब्रोकर से पूछा भी था कि ये रूम हम यूज नहीं कर सकते क्या। तो ब्रोकर बोलता है सर अगर 3 BHK में तीनों रूम आपको अवेलेबल चाहिए तो मैं आपको एक महंगा फ्लैट दिला सकता हूँ, लेकिन बजट कम था विक्रम अंकल के पास। तो उन्होंने बोला कि नहीं ठीक है ये बंद रहने दो, बट इसमें क्या है, कुछ खराब चीज तो नहीं है ना। तो ब्रोकर बोलता है नहीं सर इसमें पुराने सामान पड़े हुए हैं, पुराने मालिक के, उनको जब लगेगा तो वो ले जाएंगे, इसमें कुछ है। विक्रम अंकल पूछते हैं क्या है। उन्होंने बताया ना आपको सामान है और कुछ नहीं है, लेकिन पैसे की काफी तंगी थी इसलिए विक्रम अंकल इस फ्लैट को फाइनल कर लेते हैं। अब शुरुआत में तो सब कुछ ठीक होता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनकी जो ये 8 साल की बेटी थी वो अक्सर पापा से आके कहती थी, यानी विक्रम अंकल से, कि पापा मुझे लगता है कि उसमें ना कुछ गड़बड़ है, कुछ आवाजें आती हैं। विक्रम अंकल अक्सर बोला करते थे कि बेटा देखो बहुत बड़ी बिल्डिंग है तो बिल्डिंग में ना बहुत सारी पाइप्स होती हैं, तो उनकी जब आवाज आती है तो लगता है कई बार कि कोई चल रहा है, कोई दौड़ रहा है, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन वो सब पानी की आवाज है जो पाइप से आती है। ये सब कह के वो अपनी बेटी को शांत करा देते थे। लेकिन गाइस एक दिन रात के लगभग 2 बजे के आसपास मीरा ये देखती है कि कोई उस रूम की तरफ गया और रूम के अंदर जाकर गायब हो गया। मीरा इस चीज को देखकर एकदम से उठती है, वो जाती है और देखती है कि रूम तो अभी लॉक्ड है, तो कोई अंदर कैसे जा सकता है। इस चीज को वो विक्रम को बताती है, लेकिन विक्रम बोलता है तुम लोग ना ज्यादा सोचते हो, तुम्हारी बेटी जैसा बताती है वैसा ही तुम भी सोचने लगी हो, ये सब चीजें इग्नोर करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोल के विक्रम अपनी वाइफ मीरा को सोने के लिए बोल देता है। अब गाइस ये बहुत पहले की बात है, इस फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले विक्रम और उसकी वाइफ मीरा का बहुत भयंकर झगड़ा हुआ था, जिस चीज को उसकी बेटी ने भी देखा था, और ये झगड़ा इस लेवल का था कि इसमें बहुत ज्यादा मारपीट भी हुई थी। लेकिन फिर भी अब किसी तरीके से सब शांत हो चुका था। अगली सुबह होती है, विक्रम ऑफिस जाता है और आता है, और आपको भी ये लग रहा होगा ना कि अभी कहानी में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन कहानी में आने वाला है एक ट्विस्ट बहुत भयंकर। विक्रम जब ऑफिस से आता है तो अपनी 8 साल की बेटी यानी रिया के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आता है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था। ऐसे में रिया गिफ्ट्स देख के बहुत खुश होती है, लेकिन वो बोलती है कि पापा मम्मी भी होती तो कितना अच्छा होता ना। विक्रम बोलता है मम्मी होती तो कितना अच्छा होता क्या, मम्मी तुम्हारी सो रही है। रिया बोलती है कहाँ सो रही है। विक्रम बोलता है अरे रूम में सो रही होगी। रिया उसको हर जगह ढूंढती है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। विक्रम भी उसे ढूंढता है, लेकिन फिर विक्रम को याद आता है कि मीरा को ना टहलने की आदत है, तो हो सकता है वो शाम को टहलने गई होगी। वो रिया को शांत कराता है, थोड़ी देर के लिए नींद लेता है, और जब वो नींद से उठता है तो उसके साइड में मीरा लेटी हुई थी। विक्रम बोलता है तुम कहाँ चली गई थी। मीरा बोलती है मैं टहलने गई थी, तुम्हें पता ही तो है। इसके बाद मीरा विक्रम से बोलती है कि यार मेरा हेडेक हो रहा है, क्या तुम प्लीज मेरे लिए चाय बना दोगे। विक्रम बोलता है अरे क्यों नहीं, मैं अभी अपनी स्पेशल चाय तुम्हारे लिए बना के लाता हूँ। वो किचन में जाता है और लाकर एक कप मीरा को देता है और एक कप खुद पीने लगता है, और वो दोनों चाय पीते हुए बात कर ही रहे होते हैं, तभी रिया उस रूम में एंटर करती है और वो कस के चिल्लाती है कि पापा आपने मेरे लिए चाय नहीं बनाई, मुझे भी पीना था। लेकिन फिर वो देखती है कि बेड पर एक और कप रखा हुआ है, तो वो बड़ी खुश हो जाती है, अरे पापा आपने मेरे लिए बनाई है, मैं पी लेती हूँ। विक्रम बोलता है तुम्हारे लिए नहीं, ये तुम्हारी मम्मी के लिए है, मीरा के लिए, वो पी रही है चाय को। रिया बड़े ही अजीब तरीके से देखती है विक्रम को और वो बोलती है पापा कौन पी रहा है, यहाँ तो बस आप बैठे हुए हो। विक्रम बोलता है अरे नहीं मीरा बैठी हुई है ना। रिया गुस्सा होकर चली जाती है, वो बोलती है कि पापा आपने एक तो मेरे लिए चाय नहीं बनाई और आप मेरे साथ मजाक कर रहे हो। ऐसे में विक्रम उठता है उसे मनाने के लिए। मीरा भी उसे बोलती है कि हाँ जाओ मना लो, लेकिन तभी विक्रम सुनता है कि रिया की कस के चिल्लाने की आवाज आ रही है, मानो उसने कुछ अजीब देख लिया हो। एंड गाइस ये आवाज उस स्टोर रूम से आ रही थी। जब विक्रम भागते हुए उस स्टोर रूम में जाता है जो बहुत दिनों से लॉक था, तो वो देखता है कि ये खुला हुआ है और इसके अंदर रिया एकदम शॉकिंग तरीके से खड़ी है। एंड उससे भी शॉकिंग था कि रिया की जो आंखें थी जिसमें हमारी काली पुतलियां होती हैं वो एकदम सफेद हो चुकी थी, और रिया के सामने खड़ी थी उसकी माँ मीरा, वो भी एकदम टेढ़ी गर्दन करके एकदम डरावने तरीके से। विक्रम बोलता है मीरा तुम तो अभी रूम में थी, तुम यहाँ क्या कर रही हो और इस तरीके से डरा क्यों रही हो रिया को। लेकिन गाइस वो जो मीरा थी वो कुछ नहीं बोलती है, वो गायब हो जाती है, रिया नीचे गिर जाती है और विक्रम तुरंत उठा के अपनी बेटी को हॉस्पिटल ले जाता है। जब वो हॉस्पिटल जाता है और पूछता है कि क्या हुआ है इसे, तो विक्रम बताता है कि मेरी वाइफ बड़ी अजीब हरकतें कर रही थी, वो आके मेरी बेटी को डरा रही थी। ऐसे में डॉक्टर को शक होता है विक्रम पे कि ये क्या अजीब बातें कर रहा है, इसलिए डॉक्टर कहता है कि मुझे आपकी वाइफ के कुछ रिपोर्ट्स चाहिए, आप उन्हें ला सकते हैं यहाँ पे। विक्रम बोलता है अरे क्यों नहीं सर, मुझे भी लग रहा है कि मेरी वाइफ को कुछ प्रॉब्लम्स है, तो मैं लेके आता हूँ उसको। लेकिन जब विक्रम घर में जाता है तो उसकी वाइफ कहीं भी नहीं थी। तभी रास्ते में उसे वो ब्रोकर दिख जाता है जिसने उसे ये फ्लैट दिया था। विक्रम बोलता है भैया क्या फ्लैट दिए हो यार, मेरी वाइफ पागल जैसा बिहेव करने लगी है। ऐसे में वो ब्रोकर बोलता है कि आपकी वाइफ, आप तो सिर्फ अपनी बेटी के साथ यहाँ शिफ्ट हुए थे ना, आपकी वाइफ कहाँ है। विक्रम बोलता है अरे भैया आप किसी और को समझ रहे हो, आपने हमें फ्लैट 404 दिया था और इसमें एक कमरा बंद रहता था। ऐसे में वो ब्रोकर बोलता है कि भैया इस फ्लैट में कोई भी कमरा बंद नहीं था,
आप मनगढ़ंत कहानियां बना रहे हो क्या, या मेरे साथ मजाक कर रहे हो? विक्रम को लगता है कि उसके साथ कुछ अजीब चीजें हो रही है, तो वो पहले साइकेट्रिस्ट के पास जाता है और वो उसे सब कुछ बताता है। लेकिन जब वो साइकेट्रिस्ट को सब कुछ बता रहा होता है तभी उसे याद आ जाता है कि इस फ्लैट में शिफ्ट होने से पहले मीरा और विक्रम की लड़ाई हुई थी, और लड़ाई का रीजन सिर्फ एक ही था कि इस रूम में जो तीसरा कमरा बंद है उस कमरे को ना खोला जाए। लेकिन विक्रम ने मजाक मजाक में खोल दिया था उस चीज को। एंड इसके बाद विक्रम ने देखा था कि उस कमरे में से कुछ निकला जो उसकी बीवी में लग गया। उसकी बीवी ने उसके बाद विक्रम को मारने की कोशिश की एंड सेल्फ डिफेंस में विक्रम ने अपनी बीवी को चाकू से मार दिया। अपनी बीवी को मारने के बाद वापस से उसने अपनी बीवी को इसी कमरे के अंदर बंद कर दिया हमेशा के लिए। एंड गाइस, ये वही कमरा था जो 15 साल से बंद था। ऐसा माना जाता है कि एक हॉन्टेड कमरा था और इस कमरे को कभी भी किसी ने नहीं खोला था। उसका रीजन सिर्फ एक ही था। लेकिन मजाक में खोला हुआ ये कमरा कब विक्रम की वाइफ की मौत बन गया उसे पता भी नहीं चला। और ये सारी ही चीजें विक्रम को तब याद आई जब वो साइकेट्रिस्ट के पास अपनी दिमाग की हालत बताने गया था। और जब उसे ये बात याद आई तो उसे सबसे ज्यादा डर इस चीज का लगा कि अभी तक उसकी वाइफ जिंदा है ही नहीं। मतलब चाय बनाना या फिर अपने बेड के साइड में अपनी वाइफ को लेटा हुआ देखना, ये सब कुछ उसके दिमाग का खेल था। और तभी शायद रिया पूछ रही थी कि आप किसको चाय पिला रहे हो, मम्मी कहाँ है, मम्मी होती तो अच्छा होता मेरे जन्मदिन पे। ऐसे में साइकेट्रिस्ट कहता है कि देखिए सर, मेरे पास जो भी पेशेंट आता है मैं वो सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल रखता हूँ। यानी आपने जो भी ये क्राइम अपना बताया है, इस चीज को मैं पुलिस को तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि आप खुद जाके इसे पुलिस को बता दो, ताकि आपके अंदर ये जो गिल्ट है ये खत्म हो जाए। और ये क्लैरिटी रिया को भी जरूरी है कि उसकी मम्मी अब जिंदा नहीं है। और प्लीज आप जितना जल्दी हो पाए उस फ्लैट को छोड़ दो। इसके बाद माना जाता है गाइस कि विक्रम अपनी बेटी को लेकर एक दूसरे शहर शिफ्ट हो गया। उसने पुलिस को भी बताया और सेल्फ डिफेंस में ये सारा काम करने की वजह से उसको बेल मिल गई। लेकिन आज भी वो ये चीज रिग्रेट करता है कि उसने उस रूम को क्यों खोला। अगर उसने उस रूम को खोला नहीं होता तो आज मीरा जिंदा होती और आज उसकी बेटी भी खुश होती और विक्रम भी। अभी जो फैमिली में मेंबर्स 3 हुआ करते थे अब सिर्फ 2 ही है। गाइस, ये कहानी तो यहीं तक थी। ये कहानी बाकी कहानियों से काफी डिफरेंट थी और ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जिस जगह पर जाने के लिए मना किया जाए, जो जगहें नॉर्मल लोगों के लिए प्रतिबंधित होती हैं, या तो आप उसके आसपास जाओ ही ना, और या तो अगर जाओ तो उस चीज को खोलो ना। विक्रम यहाँ पर ब्रोकर से बोल सकता था कि भैया हमें ऐसा रूम चाहिए ही नहीं जिसमें एक कमरा हमेशा बंद रहे। मतलब आप शिफ्ट हो गए ऐसे रूम में, ऐसे कमरे में, ऐसे 3 BHK में जहाँ पर एक कमरा बंद रहता है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, भले वो कितना भी सस्ता हो। बाकी आई होप आज की कहानी आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, डरावनी लगी होगी एंड काफी कुछ सीखने को मिला होगा। फिलहाल के लिए वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई सुपर